बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कामरान व्यास लॉ चैम्बर। आज हम आपके लिए जी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। ये है बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1973। इसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि जब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई की इंक्वायरी हो रही होती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब ये सस्पेंशन कितने अरसे तक रह सकती है और उसकी रेमेडी क्या हो सकती है, तो बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अभी मैं ये चाहता था कि ये क्योंकि पॉइंट काफ़ी ज़्यादा रेज़ हो रहा था तो इसके ऊपर ही छोटा सा व्लॉग कर दूँ। शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट लाजमी किया करें ताकि हमारी मज़ीद रहनुमाई हो सके और हम आपके पास अच्छा कंटेंट लेके आ सकें। तो जल्दी से शुरू करते हैं जी। तो बात ये है जी कि सबसे पहले एक हम नज़र डाल लेते हैं सिर्फ इसके ऊपर कि पेनल्टीज़ क्या हो सकती हैं END रूल्स के मुताबिक एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई के ऊपर। देखिए, पेनल्टीज़ दो किस्म की होती हैं, एक होती हैं आपकी माइनर पेनल्टीज़ और एक होती हैं आपकी मेजर पेनल्टीज़। तो माइनर पेनल्टीज़ क्या हो सकती हैं? एक तो आपका सेंश्योर हो सकता है, विद होल्डिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, प्रमोशन और इंक्रीमेंट, अदरवाइज फॉर अनफिटनेस फॉर प्रमोशन और फाइनेंशियल एडवांसमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स और ऑर्डर्स पर्टेनिंग टू द सर्विस और पोस्ट, स्टॉपेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एट एन एफिशिएंसी बार इन द टाइम स्केल, और उसके बाद रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ एनी पेक्यूनियरी लॉस कॉज टू द गवर्नमेंट बाय नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर्स। ये तो हो गई आपकी माइनर पेनल्टीज़। इसके ऊपर हम ये एक जो पेनल्टी है इसके ऊपर हम तफसीलन बाद में अगले व्लॉग में इंशाल्लाह या किसी और व्लॉग में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमारा फोकस दूसरी चीज़ के ऊपर है तो उसी के ऊपर हम फोकस रखेंगे। अब हम आते हैं मेजर पेनल्टीज़। मेजर पेनल्टीज़ क्या हो जाती हैं जी आपकी? ये बेसिकली इसका रूल 4 है जिसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट और टाइम स्केल और टू अ लोअर स्टेज इन अ टाइम स्केल, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। ये इसकी मेजर पेनल्टीज़ हैं जो कि 4 हैं। अब इसमें हो ये जाता है कि रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। अगर आपकी रिमूवल फ्रॉम सर्विस है तो आप क्वालिफाई करते हैं किसी फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन अगर आपकी डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है तो उस केस में आप फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफाई नहीं करते। तो इन दो चीज़ों के अंदर बड़ा वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। अब हम आ जाते हैं जी कि इंक्वायरी प्रोसीजर का रूल है, रूल नंबर 5। इसके अंदर होता ये है कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट इंक्वायरी हो रही हो, करप्शन के चार्जेस हों या कोई भी चार्जेस हों, तो उसमें होता ये है कि आपका ऑथराइज्ड ऑफिसर वो उस गवर्नमेंट सर्वेंट को वो या तो उसे लीव के ऊपर भिजवा सकता है, फिर उसे सस्पेंड कर सकता है। लेकिन ये बात याद रखें कि सस्पेंशन अगर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 months है तो वो सस्पेंशन अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती। अब अथॉरिटी कौन सी होती है इसके अंदर? अथॉरिटी इसके अंदर वही होती है जो कि आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, कि उसकी कंपिटेंट अथॉरिटी वो है। और इन केस कि अगर आपकी अथॉरिटी कंपिटेंट अथॉरिटी आपकी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है, तब आपकी सस्पेंशन 3 महीने से ऊपर अगर होती है तो उसमें आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न। इसमें फिर ये ऑथराइज्ड ऑफिसर का इसके अंदर काफ़ी इख्तियार होता है। ये ऑथराइज्ड ऑफिसर बेसिकली कंपिटेंट अथॉरिटी की तरफ से ये ऑथराइज़ किया जाता है फॉर दिस स्पेसिफिक इंक्वायरी। तो ये फैसला करता है कि आइदर आपकी इस केस के अंदर आपकी इंक्वायरी कमेटी होनी चाहिए या इंक्वायरी ऑफिसर तैनात होना चाहिए। और अगर ये समझता है कि इन दोनों में से किसी को तैनात नहीं होना चाहिए तो किसी को भी तैनात ना करे, वो उसका इख्तियार है। और लेकिन उस केस के अंदर भी एक्यूज़ को वो जो इंक्वायरी हो रही है, जो ख़ुद वो कंडक्ट कर रहा है या किसी इंक्वायरी ऑफिसर या कमेटी के तहत करवा रहा है, उसके सारे ग्राउंड्स बताए जाएंगे, उसका मटेरियल बताया जाएगा कि ये मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, उसको जवाब देने का टाइम दिया जाएगा ताकि वो अपना डिफेंस पेश कर सके। इसे कहते हैं बेसिकली शो कॉज। और लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये शो कॉज नोटिस नहीं दिया जाता है, जैसे कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो कि बड़े मुल्की सालमियत के मामलात होते हैं, तो उन केसेस के अंदर फिर वो ये कहते हैं कि शो कॉज
देने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ैर ये रूल्स के अंदर भी ये बात लिखी हुई है, रूल 5 है ये जी, रूल 513 इसका प्रोवाइजो है, नो सच अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन वेयर द अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट in the interest of the security of Pakistan or any part thereof, it is not expedient to give such opportunity। अच्छा, जो भी इंक्वायरी होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉई के ख़िलाफ़ वो वही इंक्वायरी होगी जो कि चार्जशीट के अंदर मौजूद है। चार्जशीट से हट के इंक्वायरी नहीं हो सकती, अगर वो होगी तो वो वॉइड हो जाएगी आपकी। और इसके ऊपर जजमेंट भी मौजूद है जी, PLJ 2018 ट्राइब्यूनल केसेस पेज नंबर 6 के ऊपर। देखें, इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद जब आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट बनती है तो उसके अंदर आपने सारा मटेरियल पेश करना होता है। तो उस मटेरियल के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो कोई मटेरियल एक्यूज़्ड के हक़ में जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के हक़ में जाता है जिसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही है, तो उसे आप एक साइड पे रखें और सिर्फ वही मटेरियल पेश करें जो कि उसके अगेंस्ट जाता है। जो उसके हक़ में मटेरियल जाता है वो ख़ुद भी पेश कर सकता है और आपको भी वो मटेरियल हासिल हो सकता है मुख्तलिफ़ सोर्सेज से, क्योंकि देखें एक्यूज़्ड इज़ ऑलवेज़ अ फेवरेट सन ऑफ लॉ, तो यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अच्छा, अगर किसी सिविल एम्प्लॉई के ख़िलाफ़ कोई केस अदालत में चल रहा है और उससे वो एक्विट हो जाता है, तो उसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो किसी इंक्वायरी से भी एक्विट हो गया। देखें, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों साइमल्टेनियसली चल सकती हैं और इनके रिज़ल्ट भी दो मुख्तलिफ आ सकते हैं। फिर अगर किसी को इंक्वायरी ऑफिसर तैनात कर दिया जाता है तो वो इंक्वायरी ऑफिसर फर्दर अपनी पावर्स इंक्वायरी की डेलीगेट किसी और को नहीं कर सकता। इंक्वायरी फिर उसने ख़ुद करनी है। अगर वो नहीं कर सकता तो वो ऑथराइज्ड ऑफिसर को बताएगा और ऑथराइज्ड ऑफिसर किसी और ऑफिसर को इंक्वायरी ऑफिसर तैनात कर देगा। अच्छा, फिर एक और बात हो जाती है जी, हमारा एक ऑफिस का कल्चर है कि हम बहुत ज़्यादा इस उसमें होते हैं कि हमें ना इंफॉर्मेशन मिलती रहे। हमारे काफ़ी ज़्यादा ऐसे एम्प्लॉइज़ होते हैं जो कि जिनकी कोशिश होती है कि बस बॉस को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, कि बॉस को हर बंदे के बारे में हर इन्फॉर्मेशन हो कि फ़लाँ बंदा क्या करता है, उसका करैक्टर कैसा है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें बात इस तरह है कि अगर कोई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप किसी को पेनलाइज नहीं कर सकते। आपकी अगर वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो इट नीड्स टू बी कोरैबोरेटेड विद द एविडेंस। अगर वो एविडेंस के साथ कोरैबोरेट हो जाती है तो उसे आप उसके बारे में बाकायदा बताएंगे एक्यूज़्ड को, उसके ऊपर वो अपना डिफेंस देगा और उसके बाद अगर उसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ साबित होती है तो देन, अदरवाइज़ आप सिर्फ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर किसी को कुछ नहीं कर सकते। और ये जजमेंट भी मौजूद है जी, 2006 SCMR पेज 508। अच्छा, फिर चार्जशीट जब एक सर्व हो जाती है उसके अंदर मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं कि आपने ये ऑफेंस कमिट किया है। उसके बाद अगर उस चार्जशीट से उस चार्जशीट के मुताबिक उसकी इंक्वायरी हुई और उसे आपने बाइज़्ज़त बरी कर दिया तो उस चार्जशीट के ऊपर दोबारा इंक्वायरी नहीं हो सकती। आपको अगर दोबारा इंक्वायरी करनी है तो उसके लिए आपको एक नई चार्जशीट लानी पड़ेगी। फिर सिविल सर्वेंट्स का जो भी मैटर होता है, ये सिविल सर्वेंट्स का मैटर सर्विस ट्राइब्यूनल में जाता है और क्योंकि सर्विस ट्राइब्यूनल का ही ये टर्म्स एंड कंडीशंस की बात है, उसके अंदर इख्तियार सर्विस ट्राइब्यूनल का ही होता है। अगर हाई कोर्ट में आप किसी तरह चले भी जाएंगे तो हाई कोर्ट में ये आपका केस प्रिवेल नहीं कर सकेगा। फिर बात ये आ जाती है जी कि ये जजमेंट का रेफरेंस मैं दे रहा हूँ 2011 PLC CS पेज 162 कराची, जिसके अंदर ये बात की गई है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बाउंड नहीं है कि वो इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट को ऑन करे। अगर वो समझते हैं कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है तो वो दोबारा इंक्वायरी करवा सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। और एक दूसरी बात भी यहाँ से एक निकलती है कि देखें, ये बिल्कुल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का इख्तियार है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप बार बार मतलब आप रिपोर्ट एक्सेप्ट ना करें क्योंकि वो आपकी फेवर में नहीं है। ऐसी बात अल्टीमेटली ये अगेंस्ट द लॉ ही हो जाएगी कि आप अपनी सिर्फ फेवरेबल रिपोर्ट लेने के लिए बार बार उसे रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं मेरी फेवरेबल रिपोर्ट आ जाए, तो ये बात जी अगेंस्ट द लॉ हो जाती है और नेचर प्रिंसिपल के भी ख़िलाफ़ हो जाती है। और वैसे भी जी अल्टीमेटली अगर हमें किसी जगह पे कोई इख्तियार मिल गया है तो देखें, ये इंसाफ करना जो इख्तियार है ना, ये बेसिकली
अल्लाह ताला का इख्तियार है और वो हमें मिला हुआ है, तो उसे तो हमें बहुत देखभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, बात हो रही थी जी कि गवर्नमेंट सर्वेंट, उसकी अगर 3 महीने उसका टाइम पीरियड होता है कि 3 महीने से ज़्यादा अगर उसकी सस्पेंशन है तो उसके लिए आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने अप्रूवल नहीं ली और वो 3 महीने गुजर गए तो फिर क्या होगा? उन 3 महीने के गुजरने के बाद ये समझा जाएगा कि वो एम्प्लॉई उसकी सस्पेंशन ख़त्म हो चुकी है, अनटिल एंड अनलेस आप उस पीरियड को 3 महीने को एक्सटेंड करवा लें। अगर सपोज़ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने 3 महीने से ज़्यादा था उसका पीरियड, उसे अप्रूव कर दिया, लेकिन उसके बाद वो वाला पीरियड ख़त्म हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर भी यही बात होगी कि आपका जब भी 3 महीने से ज़्यादा का पीरियड होगा, 1 दिन का भी, तो उस केस के अंदर आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लाजमी लेना है। ये नहीं हो सकता जी कि पूरी ज़िंदगी एक एम्प्लॉई वो लटका ही रहे और वो बस इंतज़ार में हो जी कि अब रिज़ल्ट क्या आएगा। अच्छा, दूसरी एक और मज़े की मैं आपको बात बताऊँ कि सस्पेंशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी सैलरी बंद हो जाएगी। सस्पेंशन में आपकी सैलरी बरकैफ आपको मिलती रहेगी। सिर्फ ये होगा कि आप अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकेंगे जॉब के, जो कि आप अपनी पोस्ट पे बैठ के करते हैं। और अल्टीमेटली किसी भी इंक्वायरी का जो रिज़ल्ट आएगा उसको डिसाइड करने का इख्तियार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास है, और इसके ऊपर जजमेंट मौजूद है जी हमारे पास 2005 SCMR पेज 824 के ऊपर। तो जी ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके पास नया व्लॉग लेके हाज़िर होंगे। और अगर आपको वाकई ये व्लॉग पसंद आ गया जी, तो लाइक करने में कोई टाइम नहीं लगता जी, बस एक बटन होता है वो क्लिक करना होता है, वो अगर क्लिक कर दें तो ये लाइक भी हो जाता है और शेयर भी हो सकता है, ताकि कोई बंदा अगर अंडर सस्पेंशन है तो वो इसे देख ले तो शायद उसे फ़ायदा हो जाए। 2-3 रेफरेंसेस भी मैंने बीच में दिए हैं, तो इंशाल्लाह मज़ीद भी आपके लिए हम पेश करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच जी।